Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय रेगिस्तानों में जीवन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की किताब के अध्याय 10 को आधार बना रहे हैं और साथ ही यूपीएससी के पिछले सालों के सवालों से जो बातें जुड़ी हैं उन पर भी ध्यान देंगे। हमारा मकसद है कि गर्म और ठंडे दोनों तरह के रेगिस्तानों को समझें, उनकी ज़मीन कैसी है, मौसम कैसा रहता है, पेड़ पौधे जीव जंतु कौन से हैं और हाँ, सबसे ज़रूरी वहाँ इंसान कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल, ये यूपीएससी के लिहाज से तो ज़रूरी है ही। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं जानेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेगिस्तान में जिंदगी चलती कैसे है। मैं इस बात पर फोकस करूंगा कि इंसान और प्रकृति मतलब कैसे इन मुश्किल हालात में ढलते हैं, ये क्यों और कैसे वाला पहलू। और मैं कोशिश करूंगी कि तथ्यात्मक जानकारी जैसे जगहों के नाम, जानवरों या पौधों की प्रजातियां, समुदायों के नाम यानी क्या और कहां, इन पर बात करूं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान से, सहारा। हाँ जी, सहारा रेगिस्तान ये उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से में फैला है। आप अंदाज़ा लगाइए, करीब 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मतलब भारत के क्षेत्रफल से भी लगभग 2.5 गुना बड़ा है ये। 2.5 गुना? बाप रे, ये तो वाकई बहुत विशाल है। कितने देशों में फैला ये 11 देशों की सीमाओं को छूता है। इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टुनीशिया और पश्चिमी सहारा शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका है ये। 11 देश, जबरदस्त। और जलवायु गर्म रेगिस्तान है, ये तो जाहिर है, पर कितना गर्म? मतलब क्या मुश्किलें होती होंगी वहाँ? मुश्किलें तो बहुत है। जलवायु अविश्वसनीय रूप से गर्म है और सूखी, एकदम झुलसा देने वाली। दिन के वक्त तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। 50 डिग्री? हाँ, और रेत और जो नंगी चट्टानें होती हैं वो इतनी तप जाती हैं कि कुछ कहना ही मुश्किल। लेकिन रातें उतनी ही ठंडी हो सकती हैं। तापमान गिरकर कभी-कभी 0 डिग्री सेल्सियस के पास भी पहुंच जाता है। दिन में 50 और रात में 0। ये तापमान का इतना बड़ा उतार चढ़ाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा क्यों होता है वहाँ? मतलब इस चरम जलवायु का कारण क्या है? देखिए, एक तो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा बारिश यहाँ न के बराबर होती है, बहुत ही कम। अच्छा, तो इसका सीधा असर तो पानी पर पड़ता होगा। पानी सबसे कीमती चीज होगी वहाँ। और जीवन शायद इसी के इर्द गिर्द घूमता होगा। पानी की तलाश और गर्मी से बचाव। बिल्कुल सही कहा आपने, पानी ही सब कुछ है वहाँ। पर इस मुश्किल जलवायु के बावजूद ऐसा नहीं है कि वहाँ जीवन है ही नहीं। कुछ खास तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसे कैक्टस है, खजूर के पेड़ हैं, बबूल यानी अकेशिया भी मिलता है। हाँ, कैक्टस तो रेगिस्तान की पहचान ही है एक तरह से। बिल्कुल। और हाँ, नखलिस्तान या ओएसिस का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये रेगिस्तान के बीच में समझ लीजिए हरे भरे द्वीप जैसे होते हैं, जहाँ पानी होता है और खजूर के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। अच्छा, ये ओएसिस, हाँ सुना इनके बारे में। और जानवरों की बात करें तो ऊंट तो सबसे मशहूर है ही। रेगिस्तान का जहाज। हाँ वही, लेकिन ऊंट के अलावा लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और कई तरह के सांप और छिपकलियां भी हैं जो इस माहौल में ढल गए हैं। और यही ढलना, ये अनुकूलन, यही तो कमाल की बात है। ऊंट को ही ले लीजिए, उसकी मोटी चमड़ी, वो लंबी पलकें जो रेत से आंखों को बचाती हैं, नथुने जिन्हें वो बंद कर सकता है, और कई कई दिन बिना पानी पिए रह लेना, ये सब जबरदस्त अनुकूलन है। हाँ बिल्कुल। और वैसे कैक्टस जैसे पौधे अपने मोटे तनु में पानी जमा कर लेते हैं, पत्तियां कांटों जैसी बन जाती हैं ताकि पानी उड़े नहीं। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी लचीली है, मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ते निकाल लेती है। ये जैव विविधता भी कमाल की है वहां की। सहारा में कई तरह के जनजातीय समूह हैं। इनमें बेडुइन और तुआरेग सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये लोग ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश रहे हैं, मतलब घुमंतू। खानाबदोश,
मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते। हाँ, वही। इनका जीवन ज्यादातर पशुपालन पर आधारित रहा है। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े पालते हैं। तो इनकी पूरी जीवन शैली इस माहौल के हिसाब से ढली होगी, पानी और चारे की तलाश में हमेशा चलते रहना। बिल्कुल। और इनका समाज, इनकी संस्कृति, सब पर इस रेगिस्तानी माहौल का असर दिखता होगा। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा सोच में डालती है, ये लोग इतने भारी कपड़े क्यों पहनते हैं इतनी गर्मी में? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। देखिए, इसका कारण सिर्फ तेज धूप से बचना नहीं है। दिन में जो गर्म हवाएं चलती हैं और धूल भरी आंधियां आती हैं, उनसे भी ये भारी कपड़े बचाते हैं। रात को जब ठंड बढ़ती है, तब भी यही कपड़े काम आते हैं। ये उनकी सदियों की समझ है इस माहौल की। अच्छा, हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था। धूल भरी आंधी और गर्म हवाएं, सही का। तो पशुपालन ही इनका मुख्य काम है। हाँ, पारंपरिक रूप से तो वही है। इन जानवरों से उन्हें दूध मिलता है, उनकी खाल से चमड़े का सामान बनता है, बेल्ट, जूते, पानी रखने के लिए मशक वगैरह, और जानवरों के बालों से चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल, ये सब बनाते हैं। और आपने नखलिस्तान यानी ओएसिस की बात की थी, उनका क्या महत्व है? ओएसिस बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो जगह है रेगिस्तान में जहां जमीन के नीचे का पानी किसी तरह सतह पर आ जाता है, तो पानी का स्रोत बन जाता है। इन्हीं के आसपास स्थायी बस्तियां बसती हैं। लोग खजूर जैसे पेड़ उगाते हैं। मोरक्को में एक टेफिलेट नाम का नखलिस्तान है, वो तो बहुत ही बड़ा है, करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13,000 वर्ग किलोमीटर का नखलिस्तान, ये तो शहर जैसा हो गया। तो ये बनते कैसे हैं ये ओएसिस? कई बार ऐसा होता है कि हवा रेत को उड़ाकर कहीं और ले जाती है, तो जमीन थोड़ी नीची हो जाती है और नीचे जो पानी का स्तर है वो सतह के करीब आ जाता है, या कभी-कभी कोई सोता फूट पड़ता है। समझ गया। तो ये पानी के स्रोत होने के साथ साथ एक तरह से जीवन के केंद्र बन जाते हैं। व्यापार, संस्कृति, सब कुछ यहीं पनपता होगा। बिल्कुल, पानी है तो जीवन है। लेकिन अब तो सहारा में शायद बदलाव आ रहे होंगे, कुछ आधुनिकता का असर। हाँ, बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, खासकर अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र जैसे देशों में, और इनकी मांग तो पूरी दुनिया में है। अच्छा, तेल और गैस। हाँ, और सिर्फ तेल गैस ही नहीं, यहाँ लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम जैसे और भी जरूरी खनिज पाए जाते हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब तो वहां की पूरी तस्वीर ही बदल गई होगी। पारंपरिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत गहरा पड़ा है। एक तरफ तो पैसा आया है, आर्थिक मौके बढ़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पारंपरिक जीवन शैली थी, जो सामाजिक ताना बाना था, वो बदल रहा है। अब वो पुराने ऊंटों के काफिले वाले रास्ते नहीं रहे, उनकी जगह सुपर हाईवे बन गए हैं। अब आपको मस्जिदों के मीनारों से ऊंची कांच की बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स दिख सकती हैं। ऊंटों की जगह ट्रक नमक ढो रहे हैं, और जो तुआरेग जैसे खाना बदोश लोग थे, वो अब शहरों में काम कर रहे हैं या फिर पर्यटकों के गाइड बन गए हैं। तो ये एक तरह का मिला जुला दौर है, आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच का। फायदे भी हैं और शायद कुछ चुनौतियां भी। संस्कृति पर भी असर पड़ रहा होगा। हाँ, चुनौतियां भी हैं, सांस्कृतिक बदलाव तो आ ही रहे हैं। ये एक जटिल स्थिति है। चलिए, ये तो हुई सहारा की बात, गर्म, सूखा और अब बदलता हुआ रेगिस्तान। अब जरा बिल्कुल उल्टे माहौल में चलते हैं, भारत के ठंडे रेगिस्तान की ओर, लद्दाख। यहाँ चुनौती गर्मी की नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ठंड और सूखेपन की है। हाँ जी, लद्दाख। ये भारत के उत्तर में है, महान हिमालय के इलाके में। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब तो खैर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके उत्तर में काराकोरम रेंज है और दक्षिण में जास्कर पर्वत। और ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ना? बिल्कुल, रेन शैडो एरिया। इसी वजह से यहाँ बारिश बहुत कम होती है। सिंधु नदी जैसी कई अहम नदियां लद्दाख से होकर गुजरती हैं, और यहाँ कई बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे गंगरी ग्लेशियर। वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका मतलब है कि ऊंचे हिमालय पर्वत जो हैं वो मानसून वाली नमी भरी हवाओं को रोक लेते हैं। हाँ, और जब तक वो हवाएं पहाड़ पार करके लद्दाख पहुंचती हैं, उनमें नमी बचती नहीं। इसलिए बारिश इतनी कम, साल में सिर्फ 10 सेंटीमीटर, अविश्वसनीय रूप से कम। बहुत कम। तो जलवायु बहुत ठंडी होने के साथ साथ सूखी भी है। हाँ, और ऊंचाई भी तो बहुत ज्यादा है वहाँ। हाँ, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। कारगिल में करीब 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम ने तो 8,000 मीटर से भी ऊपर तक। 8,000 मीटर। तो इतनी ऊंचाई पर हवा भी पतली होती होगी। हवा बहुत पतली होती है। इसका असर ये होता है कि सूरज की गर्मी, मतलब धूप, बहुत तेज लगती है, चुभती है, लेकिन हवा खुद ठंडी रहती है।
दिन में तापमान शायद 0 डिग्री से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, पर रात में तो -30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे गिर जाता है। -30 डिग्री। हाँ, हाँ। और इसीलिए वहाँ एक अजीब सी बात कहते हैं कि अगर कोई धूप में ऐसे बैठे कि पैर छांव में हो, तो उसे एक ही टाइम पर सनस्ट्रोक यानी लू लगना और फ्रॉस्ट बाइट यानी ठंड से गल जाना दोनों हो सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक विरोधाभास है। तो ऐसी भयंकर ठंड और सूखे में पेड़ पौधे कैसे होते होंगे? पेड़ पौधे बहुत कम हैं, वनस्पति काफी विरल है। जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं थोड़ी घास या छोटी झाड़ियां मिल जाती हैं। हाँ, जो नदियों की घाटियां हैं वहाँ सरपत यानी विलो और चिनार यानी पॉपुलर के पेड़ दिख जाते हैं। अच्छा। और गर्मियां जो बहुत छोटी होती है, उस मौसम में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फल देने वाले पेड़ भी उगते हैं। और पंछी, जानवर? पक्षियों की कई किस्में हैं। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नूकॉक, रेवन, हुपो, इनमें से कुछ तो प्रवासी भी हैं जो मौसम के हिसाब से आते जाते हैं। और जानवरों में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और एक खास किस्म के कुत्ते मिलते हैं। याक, हाँ, वो तो लद्दाख की पहचान जैसा है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानवर है चिरू, जिसे तिब्बती मृग या टिबेटन एंटीलोप भी कहते हैं। चिरू, हाँ, इसके बारे में सुना है। ये वही है ना जिसके ऊन से वो बेहद महंगी शहतूस शॉल बनती है? हाँ, वही। शहतूस ऊन बहुत ही महीन और गर्म होती है, इसी वजह से इसका अवैध शिकार बहुत होता है और ये बेचारा जानवर विलुप्त होने के खतरे में है। इसके संरक्षण के लिए काफी कोशिशें चल रही हैं। ये तो बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि रेगिस्तानी इकोसिस्टम कितने नाजुक होते हैं। अच्छा, और बाकी जानवरों ने कैसे खुद को ढाला इस ठंडे माहौल में? याक वगैरह? उनमें भी गजब के अनुकूलन है। याक, जंगली बकरी, भेड़, इनकी खाल बहुत मोटी होती है, फर होता है घना, जो इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाता है। याक का दूध इस्तेमाल होता है पनीर और मक्खन बनाने में, जिसे स्थानीय लोग चुर्बी कहते हैं। चुर्बी? हाँ। अच्छा। और भेड़ बकरियों के बालों से गर्म ऊनी कपड़े तो बनते ही हैं। पानी की कमी और ठंड के कारण, क्योंकि पेड़ पौधे कम हैं, तो पानी का बचाव और सही इस्तेमाल यहाँ जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, और वहाँ के लोग, उनकी संस्कृति कैसी है? सांस्कृतिक रूप से देखें तो लद्दाख के लोगों में और तिब्बत और मध्य एशिया के लोगों में काफी मिलती जुलती बातें दिखती हैं। उनके रीति रिवाजों में यहाँ मुख्य रूप से 2 धर्मों के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म और इस्लाम। बौद्ध धर्म, हाँ, लद्दाख तो अपने मठों के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल। बौद्ध मठ, जिन्हें गोम्पा कहते हैं, वो लद्दाख की पहचान है। बहुत खूबसूरत और पुराने मठ है वहाँ। हेमिज, थिक्से, शे, लमायुरु, ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध गोम्पा है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के भी बड़े केंद्र है। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल ने वहाँ की संस्कृति को एक खास शक्ल दी है। इतनी ऊंचाई, मुश्किल रास्ते, कठोर मौसम, इन सब ने मिलकर एक अलग ही संस्कृति बनाई है। और ये गोम्पा, जैसे आपने कहा, सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के केंद्र भी हैं। त्योहार, मिलना जुलना, सब यहीं होता होगा। हाँ, बिल्कुल। और अब तो शायद पर्यटन के बढ़ने से वहाँ पारंपरिक जीवन शैली और आधुनिकता का कुछ मेलजोल भी दिखता हो। हाँ, वो तो है। खासकर लेह जैसे शहरों में आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो खेती सिर्फ गर्मियों के छोटे से मौसम में ही हो पाती है। लोग ज्यादातर जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम जैसी फसलें उगाते हैं। बहुत ही सीमित खेती मतलब। हाँ, बहुत सीमित। लेकिन पिछले कुछ सालों में पर्यटन यानी टूरिज्म लद्दाख की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम हो गया है। देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने, मठ घूमने, पहाड़ों में ट्रैकिंग करने और यहाँ के खास त्योहारों का अनुभव करने। हाँ, पर्यटन ने पैसा तो लाया है, लेकिन शायद कुछ चुनौतियां भी। खेती का मौसम छोटा है तो पर्यटन पर निर्भरता बढ़ गई होगी। हाँ, निर्भरता बढ़ी है और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ का असर यहाँ के नाजुक पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। पानी जैसे सीमित संसाधन पर दबाव बढ़ा है और पारंपरिक संस्कृति पर भी बाहर का असर दिख रहा है। तो मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म यानी टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना वहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए, पश्मीना ऊन। हाँ, पश्मीना। लद्दाख की बकरियों से जो पश्मीना ऊन मिलती है वो दुनिया भर में मशहूर है। इससे बने शॉल और कपड़े बहुत कीमती होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। बहुत खूब। तो हमने गर्म रेगिस्तान सहारा और ठंडे रेगिस्तान लद्दाख
दोनों का एक अच्छा खासा जायजा ले लिया। अब ऐसा करते हैं, जो एनसीईआरटी किताब के आखिर में सवाल दिए होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इससे हमारी समझ और पक्की हो जाएगी। क्या ख्याल है? इससे चैप्टर रिकैप एंड एक्सरसाइजेस कह लेते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ और फिर हम मिलके जवाब देते हैं। हाँ हाँ जरूर, ये रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? जैसा हमने अभी बात की, दुनिया में मुख्य तौर पर 2 तरह के रेगिस्तान हैं। गर्म रेगिस्तान जैसे सहारा और ठंडे रेगिस्तान जैसे लद्दाख। बिल्कुल। अगला सवाल, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, उसके उत्तरी हिस्से में। सही। तीसरा सवाल, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? मतलब वहां का मौसम कैसा है? लद्दाख की जलवायु बहुत ही ठंडी और सूखी है। क्योंकि ये हिमालय के रेन शैडो एरिया में है, इसलिए बारिश बहुत कम होती है, साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्यादा होने से हवा पतली है, दिन में धूप तेज और रात में तापमान 0 से बहुत नीचे, कभी कभी -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बिल्कुल सही। चौथा सवाल, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? लोग क्यों जाते हैं लद्दाख घूमने? लद्दाख में टूरिस्ट के लिए कई चीजें हैं। सबसे खास तो वहाँ के खूबसूरत गोम्पा यानी बौद्ध मठ हैं, हेमिस, थिक्से वगैरह। फिर पहाड़ों में ट्रेकिंग का मजा है, घास के मैदान, ग्लेशियर घूमना, और वहाँ के जो पारंपरिक त्योहार और मेले होते हैं वो भी लोगों को बहुत खींचते हैं। हाँ, वो मुखौटे वाले नाच वगैरह। अच्छा, 5वां सवाल, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा के लोग जैसे बेडुइन और तुआरेग, वो आमतौर पर भारी कपड़े पहनते हैं। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी, ये भारी कपड़े उन्हें दिन की तेज धूप, गर्म हवा और धूल भरी आंधियों से तो बचाते ही हैं, रात की ठंडक में भी आराम देते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। लद्दाख में वैसे तो पेड़ कम है, लेकिन नदियों की घाटियों में सरपत, विलो और चिनार, पॉपुलर के पेड़ मिलते हैं। और गर्मियों में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फल देने वाले पेड़ भी उगते हैं। बहुत अच्छे। ये सवाल जवाब अध्याय की मुख्य बातों को याद रखने में वाकई मदद करते हैं। अब चलिए फटाफट कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर ध्यान रखने लायक हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो प्रीलिम्स पॉइंटर्स, सहारा, जगह उत्तरी अफ्रीका, 11 देश, मौसम गर्म, सूखा, दिन रात की तापमान में भारी फर्क, पेड़ पौधे कैक्टस, खजूर, बबूल, जानवर ऊंट, खास अनुकूलन, लकड़बग्घा, सियार, सांप, बिच्छू, लोग बेडुइन, तुआरेग, खानाबदोश, पशुपालक, अर्थव्यवस्था पशुपालन, दूध, खाल बाल, नकलिस्तान, ओएसिस, पानी का स्रोत, खजूर की खेती जैसे टैफिलैट, आजकल तेल, गैस, खनिज, लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। लद्दाख, जगह भारत, ठंडा रेगिस्तान, महान हिमालय, पहले जेएनके का हिस्सा अब यूटी, रेन शैडो एरिया, पहाड़, काराकोरम उत्तर, जास्कर दक्षिण, मौसम ठंडा, सूखा, कम बारिश, 10 सेंटीमीटर से ऊंचाई, पतली हवा, पेड़ पौधे कम, घास, झाड़ियाँ, घाटियों में विलो, चिनार, गर्मियों में फल, सेब, खुबानी, अखरोट, जानवर, जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, दूध चुरपी, बाल, कुत्ते, पक्षी, कुछ प्रवासी, चिरू, तिब्बती मृग, शहतूश ऊन के लिए शिकार, खतरा, संरक्षण, लोग, तिब्बत, मध्य एशिया से मिलते जुलते, धर्म, बौद्ध इस्लाम, गोम्पा, हेमिस, थिक्से आदि, अर्थव्यवस्था, गर्मियों में खेती, जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम, पर्यटन बहुत अहम, ऊनी कपड़े, पश्मीना। बहुत बढ़िया, एकदम सटीक पॉइंट्स है, धन्यवाद। अब मेंस परीक्षा के नजरिए से कुछ अहम बातें सोचें। यह अध्याय असल में मानव और पर्यावरण के रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है, नहीं? हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी समुदायों ने सहारा की भयंकर गर्मी और लद्दाख की जमा देने वाली ठंड जैसी मुश्किल जलवायु में जीने और पनपने के लिए कमाल की रणनीतियां और तरीके विकसित किए हैं। ये अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की एक जबरदस्त केस स्टडी है। सही कहा। दूसरी बात जो मुझे अहम लगती है वो है पारंपरिक ज्ञान का महत्व। जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं इन रेगिस्तानी इलाकों के, चाहे वो सहारा के खाना बदोशों का पानी बचाने और जानवर चराने का तरीका हो या लद्दाख के लोगों का ठंड के हिसाब से खेती करने और घर बनाने का तरीका,
अक्सर जो आजकल का विकास है वो इन पुराने तरीकों से टकराता है। हाँ, ये होता है। लेकिन अगर हमें टिकाऊ विकास करना है तो इस पारंपरिक ज्ञान को समझना और उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। शायद आधुनिक विज्ञान और इस ज्ञान को मिलाकर ही आगे का रास्ता बने। बिल्कुल, समन्वय बहुत जरूरी है। और तीसरा, ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये रेगिस्तानी इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने वल्नरेबल हैं। ये बहुत नाजुक सिस्टम है। अगर तापमान बढ़ता है, बारिश का पैटर्न बदलता है, लद्दाख में ग्लेशियर पिघलते हैं या सहारा में मरुस्थल और फैलता है, तो इन सब का वहां के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इन इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपनाना और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने की कोशिश करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि आज की जो कनेक्टिविटी है, बेहतर सड़कें, मोबाइल फोन, इंटरनेट और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसका इन दूर दराज के रेगिस्तानी समुदायों पर क्या असर हो रहा है। एक तरफ तो शायद नए मौके मिल रहे हैं, पर दूसरी तरफ क्या उनकी खास संस्कृति, उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और उनका नाजुक पर्यावरण हमेशा के लिए बदल रहा है? इन बदलावों के लंबे समय में क्या नतीजे होंगे और क्या हम विकास और बचाव में कोई संतुलन बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.